एवरीवन, बेटा पार्टनरशिप के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। हालांकि न्यू बुक में 6 चैप्टर है और चैप्टर का नेम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है समापन, यानी कि एंड हो जाना। जैसा आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की होगी तो उसका एंड भी कभी ना कभी होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है इसी चैप्टर के नेम में। एक तो मैं बता रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का समापन, उसका एंड। एक कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप कब ख़त्म हो जाती है। आपने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े, जैसे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म, नई स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म, नई पार्टनरशिप स्टार्ट। फिर रिटायरमेंट हुआ, तब भी पुरानी ख़त्म, नई स्टार्ट। डेथ हुई, तब भी पुरानी ख़त्म, नई स्टार्ट। तो इस तरह से पार्टनरशिप कई बार ख़त्म हो जाती है, लेकिन फर्म क्या है, चलती रहती है, फर्म ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि पार्टनरशिप ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म हो गई है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है, फर्म ही बंद हो जाएगी, तो पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ जान लेंगे, इफ़ पार्टनरशिप फर्म इज़ डिसॉल्व्ड द पार्टनरशिप विल बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगी। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई तो पार्टनरशिप बंद होना एकदम कंपलसरी है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब इसमें हम अलग अलग केस देख लेते हैं कि किस वजह से पार्टनरशिप बंद होती है और किस वजह से पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके अलग अलग चैप्टर्स है भाई। रेशो चेंज हुई थी, एडमिशन, रिटायरमेंट। यहाँ पर एक नई चीज़ है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकालना। जैसे 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो 2 पार्टनर्स ने क्या किया, उसको मिलकर भाई निकाल दिया, ये तो बेकार है, इसको बाहर निकालिए। तो उससे क्या है, पार्टनरशिप पुरानी ख़त्म हो गई, नई स्टार्ट हो गई। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब इफ़ ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग हिज लाइबिलिटीज़, अगर वो अपनी लाइबिलिटीज़ चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी पुराने वाली और नई स्टार्ट हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा होता है कि भाई ठीक है, इतने टाइम पीरियड के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद ये पार्टनरशिप हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिंपल था कि एक पार्टनरशिप ख़त्म होना। अब हम देख लेते हैं पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होना और वो किस किस तरीके से ख़त्म हो सकती है, इसके मोड्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के दखलंदाजी के बिना ही, यानी कि पार्टनर्स आपस में ही कर लेते हैं। सबसे पहला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, सेक्शन 40 MCQs में आ जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो कौन से सेक्शन के अंडर है। तो ये सेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जब वो अग्री हो जाते हैं पार्टनर्स की हाँ भाई अब फर्म बंद कर देनी चाहिए, तो वो बंद कर सकते हैं, और ये आता है अंडर सेक्शन 40, ठीक है। तो उनके बीच अग्री हो जाता है, अग्रीमेंट साइन हो जाता है कि हाँ भाई अब फर्म अब बंद कर दो, तो वो बंद कर देंगे। फिर एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी कि बिल्कुल मैंडेटरी है ये तो बंद होना, वो आएगा सेक्शन 41 के अंडर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो केसेस देखते हैं। तो सबसे पहला केस यहाँ पर है, व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। या तो सभी में से सिर्फ एक बचे और सभी पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, यानी कि उनके पास पैसे ना बचे, वो कंगाल हो जाए, बिल्कुल वो अपनी लाइबिलिटीज़ को चुकाने में असमर्थ हो जाए।
तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि फर्म को बंद करो। दूसरा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। जो आप बिजनेस कर रहे थे पहले तो वो लीगल था, अब हो गया इलीगल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मेडिकल स्टोर पे कोरेक्स की कफ सिरप आती थी। पहले वो खांसी में काम आती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसका इस्तेमाल किस चीज़ में करना स्टार्ट कर दिया, नशे में। उसकी ज़्यादा डोज ले लेते थे तो उससे नशा हो जाता था। तो फिर गवर्नमेंट ने देखा तो ये तो भाई इसकी डिमांड इस वजह से ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोग इससे नशा कर रहे हैं, ना कि उनकी खांसी के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बैन कर दिया। तो मान लो इस तरह का आपका बिजनेस चल रहा हो, पहले वो लीगल था, बाद में हो जाता है वो इलीगल। तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है। तो इस चीज़ के थ्रू आप समझ सकते हो कि पहले आपका बिजनेस लीगल था, अब हो गया इलीगल। तो ये कंपलसरी क्या हो जाता है कि उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट सेक्शन 42। मतलब एक कोई भी घटना घट जाए। कौन सी घटना? सबसे पहला ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाए, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो भी बंद हो जाएगी। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म का निर्माण किया गया था वो पूरा हो जाए, या फिर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए जिस टाइम पीरियड के लिए। मान लो आपने पार्टनरशिप ये रखी थी कि भाई 20 साल के लिए हम पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, 20 साल पूरे हो गए, फर्म बंद कर दीजिए। उसके बाद है बाय नोटिस सेक्शन 43। भाई जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, इसी तरह से वो एक नोटिस देता है कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। वो पहले से कंफर्म होता है कि नोटिस दिया जाएगा भाई 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। इसी तरह से अगर फर्म बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पार्टनर्स क्या करते हैं, नोटिस देते हैं कि हाँ भाई 6 महीने पहले भाई पार्टनरशिप फर्म बंद करो, ठीक है, बहुत कमा लिया या अब इसमें लॉस होगा, ठीक है, अब इसको बंद कर देना चाहिए, जो भी उनके बीच बात होती है, तो वो नोटिस देकर क्या कर सकते हैं, उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड जो मेन मोड है, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी कि यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन आ गया, यहाँ पर कोर्ट की दखलंदाजी, यानी कि किसी ना किसी पार्टनर ने केस फाइल जरूर किया होगा तभी वो कोर्ट में पहुँचा केस, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेक्शन 44। तो यहाँ पर अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो देखते हैं। सबसे पहला है व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है, कभी वो कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, ठीक है, तो उसके माइंड पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। या एक तरीके से आप ये लगा लो कि वो थोड़ा सा पागल हो गया है, सारे डिसीजंस नहीं ले सकता, ठीक है, कभी ये कहता है कि मैंने कहा था कभी नहीं कहा था, तो वो उस तरह से क्या है, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। तो इस तरह से क्या है, पार्टनरशिप फर्म आपको बंद कर देनी चाहिए। सेकंड है व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट। जिसने केस किया उसके अलावा वो पार्टनर क्या हो जाता है, परमानेंटली इनकैपेबल। जो उसकी ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाता है, यानी कि जो भी उसके कर्तव्य है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। फिर है जो पार्टनर केस फाइल कर रहा है उसके अलावा कोई पार्टनर ऐसा पाया जाता है वो बुरा व्यवहार करता है जिससे कि पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचता है, तो भी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद वही है, उस पार्टनर को तो आपको छोड़ ही देना जो केस फाइल कर रहा है। उसके अलावा कोई पार्टनर जानबूझकर और लगातार जो अग्रीमेंट साइन हो रखा है उसको तोड़ता है, जानबूझकर तोड़ता है, फिर कहता मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। इसके अलावा जो कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को, अपने हिस्से को बिना और पार्टनर से कंसल्ट किए अपने हिस्से को किसी पार्टी को बेच देता है। यह आपको पता है कि भाई जब कोई पार्टनर नया आता है तो सारे पार्टनर्स की हाँ होनी चाहिए तभी हो। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी को देना चाहता है तो उसमें सभी पार्टनर्स की सहमति होनी ज़रूरी है। अगर
उसने बिना बताए ऐसा कर दिया तो भी क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या है कि भाई ये कंफर्म हो गया, अब ये फर्म लॉस में ही चलेगी, आगे प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो भी क्या है, बंद कर दी जाएगी। फिर कई बार ऐसा लगता है कोर्ट को, जब ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई इस फर्म को बंद करना ही बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे कई बार मान लो आपकी फर्म ऐसी जगह एस्टेब्लिश कर रखी है किसी रिहायशी इलाके में, और आप कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, मरने लग रहे हैं, ठीक है, लगातार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो कोर्ट क्या कहता है, भाई इस फर्म को यहाँ से बंद करो, ठीक है। तो वो न्यायपूर्ण लगता है, तो कोर्ट जिस बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो उस फर्म को बंद करने का आदेश वो दे देता है। तो यहाँ तक थे ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम देखेंगे जो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में डिफरेंस बहुत है। और एक बड़ी बात और बता देता हूँ, पार्टनरशिप ख़त्म होती है कई बार भाई वही होती है अलग अलग तरीके से, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रेशो चेंज हो, किसी पार्टनर को निकाल दिया जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म तो चल रही है लेकिन पार्टनरशिप बदल रही है। तो वहाँ पर आपने अभी तक देखा था रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, और वो पार्टनरशिप फर्म की लाइफ में कितने ही बार बनता है, कितने ही बार, लेकिन जब फर्म बंद होती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनता है, एक अलग अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, उसको हम वसूली खाता बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, राइट। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं अलग अलग बेसिस पर। सबसे पहला है मीनिंग। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब है जो पार्टनर्स थे उनके बीच जो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है, और फर्म जैसे चल रही थी वो चलती रहेगी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म बंद हो जाना, बिल्कुल बंद। फिर है सेकंड, कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस। भाई पार्टनरशिप ख़त्म हो गई तो बिजनेस तो चलता रहेगा, फर्म चलती रहेगी, लेकिन अगर फर्म ही बंद हो गई तो 100% क्या, पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको पता है जब पार्टनरशिप चेंज हो जाती है तो उनकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब बिजनेस ही बंद हो गया, फर्म ही बंद हो गई, तो कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर चलती रहती है। सिर्फ क्या है, उसका फॉर्म चेंज होता है, जैसे आपकी रेशो चेंज हुई है उससे क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी चेंज हो गई है। उसके बाद है क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में बुक्स जो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, वो अलग बात है, 31 मार्च को हम हर साल बुक्स क्लोज करते हैं, मतलब यहाँ पर परमानेंट से मतलब है, पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो उसमें परमानेंट अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस ही बंद हो गया, फर्म ही बंद हो गई, 100% क्या है, सब कुछ बंद करके चलो भाई, ठीक है। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पर वही आपको बताया था रिवॉल्यूशन अकाउंट। जब पार्टनरशिप चेंज होती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, तो कितनी ही बार ये बनता है, अब उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो वो पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशो में बढ़ता है, वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, ये एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज़ को चुकाकर, और जो बैलेंस बचता है वो पार्टनर्स के बीच उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं बेसिकली, भाई सारे एसेट्स को बेचकर, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, और जो आपने कर्जा लिया हुआ है, जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है, मतलब सबका हिसाब क्लियर करके फर्म को बिल्कुल बंद कर देना है, एक सुई भी नहीं रखी जाएगी। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, अपने एसेट्स कलेक्ट करते हो, भाई कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, फिर आप देखते हो आपने कितना कर्जा ले रखा है। दूसरी बात, फिर क्या करते हो, पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है बिजनेस की वो सारी बेच दी जाती है, उससे जो पैसा आएगा
फिर आप अपना कर्जा चुकाए कोई, ठीक है। कर्जा चुकाने के बाद क्या करेंगे भाई, पार्टनर का लोन है वो चुकाया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल है वो चुकाया जाएगा, और फिर भी उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो उनके बीच वो रेशो में बांट दिया जाता है, जो कि उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है। फिर है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई है, तो फर्म तो चलती रहेगी लेकिन पार्टनरशिप पुरानी खत्म होकर नई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये 100% श्योर है कि अगर फर्म बंद हो गई तो पार्टनरशिप 100% क्या खत्म हो जाएगी। फिर है कोर्ट इंटरवेंशन। भाई पार्टनरशिप खत्म होने में कोर्ट का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, या आपस में सलाह मशवरा करके पार्टनरशिप हम पुरानी ख़त्म कर सकते हैं, नई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही बातें आ जाती है। कोर्ट का ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप अपनी इच्छा से फर्म को बंद भी कर सकते हो, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से भी ये बंद किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। सेटलमेंट का मतलब होता है निपटारा करना, ठीक है। जो भी अकाउंट्स आपने ओपन किए थे, जिससे भी पैसा ले रखा था, वो सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर एक सेक्शन है 48 धारा 48 के अनुसार। अब क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अगर लॉस हुआ है और उसमें इंक्लूड कर रखा है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की कमी पड़ रही है। जैसे आपने देखा था कि नई फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल इतनी इतनी होगी, अब किसी पार्टनर ने जो पैसा लगा रखा है वो कम पड़ रहा है नई पार्टनरशिप के हिसाब से, तो उसको और पैसा लाना पड़ेगा, तो ये डेफिशिएंसी होती है। तो लॉस जो अमाउंट है जिसका, ठीक है, उसमें जो कैपिटल का पैसा कम पड़ रहा है उसको भी इंक्लूड करके, ठीक है, तो सबसे पहले उसको चुकाया जाएगा प्रॉफिट से। फिर अगर कम पड़ जाता है प्रॉफिट तो कैपिटल में से, और लास्टली अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो पार्टनर से मंगवाया जाएगा, उनके बीच बांटा जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, असेट्स को बेचा जाता है, ठीक है, और इस असेट्स में कौन सा पैसा भी इंक्लूड कर रखा है, जो कि पार्टनर्स लेके आए थे, ठीक है, जो पार्टनर्स लेके आए थे वो भी है, ठीक है। और असेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप बाहर वालों का पैसा दोगे, क्योंकि दो तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपने पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है वो भी तो फर्म चुकाएगी। दूसरा एक्सटर्नल, जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, बाहर वालों से पैसा उधार लिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर एक बता देता हूँ बात। जैसे मान लो कोई पार्टनर है, ए है, उसने पैसा लगा रखा, वो उसकी कैपिटल है, लेकिन अगर उसकी वाइफ फर्म को लोन देती है तो वो जो वाइफ ने लोन दिया है वो आउटसाइड लायबिलिटी कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर अब एक बात करें तो जो ए की वाइफ का लोन है वो पहले चुकाया जाएगा, ए की कैपिटल का पैसा बाद में चुकाया जाएगा, राइट। तो आउटसाइड लायबिलिटी को पहले चुकाया जाएगा, उसके बाद फिर पैसा बचता है तो जो पार्टनर्स ने, अब बात कर रहा हूँ मैं पार्टनर्स ने, अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो चुकाया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेपरेट बनेगा। फिर है उसके बाद कुछ बचता है तो उनके कैपिटल का पैसा चुकाया जाता है। अगर फिर भी कुछ बचता है तो पार्टनर्स के बीच उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर चार चीज़ें हैं, पहले बाहर का पैसा, फिर पार्टनर्स का लोन का अमाउंट, फिर उनकी कैपिटल का अमाउंट, और बच जाता है तो फिर उनके बीच बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स, सेक्शन 49। फर्म का कर्जा, क्योंकि ये अकाउंट्स फर्म के ही बन रहे हैं, फर्म बना रही है, ठीक है, और पार्टनर्स भाई ठीक है उसके लिए एक क्रेडिटर की तरह, क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा लगाया है तो वो एक तरीके से फर्म के क्या हैं, क्रेडिटर हैं, लेनदार हैं, वो फर्म से अपना पैसा मांगते हैं। तो जो फर्म ने कर्जा ले रखा है वो फर्म के डेब्ट्स है, और जो पर्सनल पार्टनर ने खुद ले रखा है तो उसके प्राइवेट डेब्ट्स है। अब एक बड़ी बात आ जाती है, फर्म के एसेट्स को अगर बेचा जाता है तो वो पैसा पहले कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, फर्म के जो कर्जे है उसको चुकाने में। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स के बीच रेशो में बढ़ जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें भाई प्राइवेट कोई पैसा है, मान लो
प्राइवेट कोई पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, जैसे पार्टनर ने कोई बिल्डिंग फर्म को ही दे रखी है रेंट पे, ठीक है, या फर्म को लोन दे रखा है, तो ये जो पैसा इससे मिलेगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल सबसे पहले पार्टनर के कर्जों को चुकाने में किया जाएगा। अगर फिर भी कोई पैसा बचता है, सरप्लस में बचता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा फर्म के डेब्ट्स को चुकाने में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के कर्जे चुकने में नहीं आ रहे हैं, वो कर्जा नहीं चुकने में आ रहा, तो पार्टनर्स से उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी खींच ली जाएगी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लेकर फर्म का कर्जा चुकाया जाएगा, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बिकवाया जा सकता है। अब बात आ जाती है डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स। फर्म के डेब्ट्स, फर्म का कर्जा, और प्राइवेट डेब्ट्स यानी कि हर एक पार्टनर का अपना पर्सनल जो कर्जा है वो, ठीक है। मीनिंग ये फर्म चुकाती है, ये पार्टनर्स हैं वो चुकाएंगे। हु इज़ लायबल, यहाँ पर फर्म लायबल होगी, और यहाँ पर पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली भी लायबल हो सकता है, क्योंकि फर्म का जो कर्जा है वो पार्टनर्स के बीच ही बटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो पर्टिकुलर पार्टनर ही लायबल होगा उस लायबिलिटी को चुकाने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा फर्म के कर्जे को चुकाने में। अगर कोई सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात है भाई, अगर जो पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाती है पार्टनर की, तो पहले उसका इस्तेमाल प्राइवेट डेब्ट्स को, यानी कि जो पार्टनर का कर्जा है उसको चुकाने में, अगर फिर भी कुछ बचता है तो वो फर्म के जो कर्जे को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे पहले तो वही है भाई, जो प्राइवेट डेब्ट्स है यानी कि पर्सनल जो कर्जा है उसको चुकाने में किया जाएगा, फिर फर्म का, ठीक है। यहाँ पर वही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाएगा प्राइवेट डेब्ट्स को ही चुकाने में, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।